तो पहले हम आज समझेंगे कि भाई ये रिस्क होता क्या है। व्हाट इज रिस्क? सीए एग्जाम रिस्की है कि बीकॉम एग्जाम रिस्की है? एक स्टूडेंट का कहना है कि सीए की एग्जाम रिस्की होती है, बीकॉम की एग्जाम कम रिस्की होती है। ऐसा क्यों? बीकॉम की एग्जाम में हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन होता है और जब रिजल्ट आता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है। सीए के एग्जाम में हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, एक्चुअल आउटकम कुछ और हो जाता है। सोचा था क्या और क्या हो गया। इज इट राइट? तो रिस्क का मतलब है सिचुएशन वेयर एक्चुअल आउटकम में डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्चुअल आउटकम में डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी कि हम जो उम्मीद कर रहे थे और जो एक्चुअल आउटकम हुआ उसमें काफी डेविएशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिस्क बिजनेस में रिस्क क्या है कि हम अज्यूम करते हैं कि हमें 15% रिटर्न मिलेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। लेकिन एक्चुअल रिटर्न जो है वो कुछ भी हो सकता है। वो 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसका मतलब वो 10 भी हो सकता है। तो ये हमारा रिस्क है कि जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की उससे हो सकता है कुछ एडवर्स रिटर्न मिल जाए। कैपिटल बजटिंग में भी यही होता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो भी कैश फ्लो हम एस्टिमेट कर रहे हैं हो सकता उतना नहीं मिले, उससे कम मिले। तो वो रिस्क है। रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। ये रिस्क है। और क्या है? एक्सपेक्टेशन है 15, एक्चुअल है 10, दैट इज अ रिस्क। रिस्क मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी। और क्या रिस्क है बिजनेस में? और कोई क्या रिस्क? कोई आपको फांसी थोड़ी लगा देगा, लेकिन आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो रिस्क का मतलब कि आपका कैपिटल का लॉस हो सकता है। इज इट राइट? आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम मिलेगा। रिस्क रेफर्स टू दी वोलाटिलिटी ऑफ रिटर्न। रिस्क रेफर्स टू वोलाटिलिटी ऑफ रिटर्न। वोलाटिलिटी मतलब रिटर्न कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्की है या डिबेंचर ज्यादा रिस्की है? इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की है, डिबेंचर में इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की है? इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि यहां पे शेयर की प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होती है। 100 रुपए का शेयर कभी 5 रुपए भी हो जाता है, कभी 150 भी हो जाता है। डिबेंचर या बॉन्ड में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। 100 रुपए का डिबेंचर 98, 97, 94 ऐसा होगा, अनलेस की कंपनी बहुत ही बेकार हो और सारा पैसा डुबा दिया उसने, तो फिर घट जाता है। अदरवाइज इतनी वेरिएशन नहीं होती है। बैंक एफडी में रिस्क और कम होता है। बैंक ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो वही रिटर्न आपके हाथ में मिलता है। इसलिए रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वोलाटिलिटी ऑफ रिटर्न। आप मान लो रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के बाद आपको क्या रिटर्न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप डिबेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और रिडम्पशन वाले दिन आपको आपका रिडम्पशन वैल्यू मिल जाता है। रिस्क के साथ एक अच्छी बात यह है कि हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं। रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क ऑफ लॉस इज 10% या रिस्क ऑफ लॉस इज 90%। कहाँ रिस्क ज्यादा है? रिस्क ऑफ लॉस इज 10%, रिस्क ऑफ लॉस इज 90%। वेयर इज द हाइयर रिस्क? 90%। क्योंकि अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है तो आप एक रिस्क का अंदाज लगा सकते हैं, है कि नहीं? सी एग्जाम में पासिंग परसेंटेज 20% है, 25% है। बीकॉम में पासिंग परसेंटेज 95% है। कौन रिस्की है?
समझ गए आप खुद ही। प्रोबेबिलिटी से पता चल गया कि यहाँ पे 20-25% है, यहाँ पे 90-95% है। तो रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटी। नाउ डिसीजन मेकिंग रूल नंबर 1 अंडरलाइन। सपोज आपको 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। यहां पे रिस्क हाई है, यहां पे रिस्क कम है, रिटर्न दोनों का इक्वल है, रिटर्न इक्वल है, दोनों में आप इन्वेस्ट करेंगे सेम रिटर्न मिलेगा, लेकिन ए में रिस्क ज्यादा है, बी में रिस्क कम है। किसे सिलेक्ट करेंगे? बी को सिलेक्ट करेंगे। सही जवाब। जब रिटर्न इक्वल हो तो जहां रिस्क कम हो उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा गोल्डन रूल है 1। बिटवीन टू ऑप्शंस हैविंग सिमिलर रिटर्न, having similar return, other things remaining the same means return equal है, the option with lower risk will be selected, the option with lower risk will be selected। सपोज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करना है, एसबीआई, और एक सहकारी बैंक में इन्वेस्ट करना है, कोऑपरेटिव बैंक में। दोनों आपको 8-8% रिटर्न दे रही है। स्टेट बैंक भी बोलती है आओ हमारे एफडी में इन्वेस्ट करो, हम आपको 8% देंगे, और सहकारी बैंक भी बोल रही है आओ हमारे एफडी में इन्वेस्ट करो, हम आपको 8% देंगे। कहाँ इन्वेस्ट करोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सहकारी बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि पता है कि भाई ये बैंक टिकेगी 5 साल तक। सहकारी बैंक शायद, एक शायद आ जाता है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मतलब रिस्क ज्यादा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अनसर्टेनिटी। Uncertainty is a more dangerous situation than risk. Uncertainty is more dangerous situation than risk. Uncertainty में हम probability भी assign नहीं कर सकते। We can't even assign the probabilities. Risk में कम से कम हम probability तो assign कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि uncertainty is a more riskier than risky situation। एक बार एग्जाम, सीए की एग्जाम हुई, 2 स्टूडेंट्स बाहर आए, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट। इसको मैंने पूछा बच्चे तुम्हारा एग्जाम कैसा गया बताओ, तो उसने कहा 50% चांस है कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर मैंने पूछा बच्चे नंबर 2 तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, इसने कहा गॉड नोज, सिर्फ भगवान बता सकता है, भगवान मालिक है। ठीक है, अब बस भगवान का ही सहारा है। तो ये जो पहला स्टूडेंट था ये रिस्क की लैंग्वेज में बात कर रहा था, क्योंकि ये अपने पॉसिबिलिटी को, अपनी पासिंग होने की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी में एक्सप्रेस कर रहा था। और ये भाई साहब अनसर्टेन है, ये अनसर्टेनिटी की भाषा में बात कर रहा है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी भी असाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विल बी यूज इंटरचेंजेबली, बट अनसर्टेनिटी इज अ मोर डेंजरस सिचुएशन देन रिस्की सिचुएशन, क्योंकि यहां पर आप प्रोबेबिलिटी भी असाइन नहीं कर सकते। रिस्क अगर पता है तो कम से कम आप कुछ डिसीजन तो ले सकते हैं, लेकिन रिस्क कितना है यही नहीं पता तो थोड़ी स्थिति और डिफिकल्ट हो जाती है डिसीजन लेने में। अगला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या कोई इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल देखना, सपोज आपके पास एक कॉइन है, तो कॉइन के 2 साइड होते हैं। कौन से 2 साइड होते हैं? एक टेल होता है और एक हेड होता है। हमने उसको टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग अ टेल? 1/2। दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है तो डिनोमिनेटर में 2 को रखना है, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, तो 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो अगर मैं टॉस करूंगा तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, हाफ, 50%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज हाफ और 50%। तो हम प्रोबेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं या फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 50%, या हम 1/2 भी लिख सकते हैं, या हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते समय आप परसेंटेज में, ऐसे रेशियो में, या ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अलाउड है। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 to 1। अगर मान लो रेस में एक ही आदमी दौड़ रहा है, 100 मीटर रेस, एक ही आदमी दौड़ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन? 100%। यानी जब इवेंट सर्टन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और जब इवेंट के होने की कोई चांस नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है हमेशा कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, जितने भी प्रोबेबल इवेंट्स हैं, अगर मैं उन सबको ऐड करूं तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए? 1। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1। उसी तरह जब हम कोई लूडो का खेल खेलते हैं तो उसमें 6 नंबर्स होते हैं उस डाइस में, 1 2 3 4 5 6। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। 6 नंबर है और हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो इसका टोटल बनेगा 6/6, यानी 1। इज इट राइट? कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट शुड बी 1, न कम न ज्यादा। ओके, ये प्रोबेबिलिटीज आती कहां से है? कौन देता है हमें ये प्रोबेबिलिटी? वैसे आपके क्वेश्चन में तो इंस्टीट्यूट देती है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी आती कहां से है? तो इसके दो सोर्सेज हैं, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन। कोई मुझसे पूछेगा कि सीए में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सीए में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं बोलूंगा कि पिछले एग्जाम में 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 20,000 स्टूडेंट पास हुए। ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है पिछले साल का। इसका मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। इसका मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री से पता चलता है कि 20% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अगर 1 लाख लोग देते हैं तो 20,000 पास हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, हिस्ट्री इज स्पीकिंग। लेकिन कई बार होता है सब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ डिसीजन मेकर। हमने एक कंप्यूटर परचेज किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के कंप्यूटर 10 साल चलेगा? अब चलेगा तो मुझे गेस करना ही पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि 50% चांस है कि कंप्यूटर 10 साल यूज हो जाएगा। ठीक है, मैं घर से बाहर निकला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट विल रेन? तो हम लोग आकाश को देखकर लगता है 30% चांस है कि रेन। तो एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो कई बार हमें जजमेंट लगाना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जो फीलिंग होती है उसको देखकर कि हाँ ऐसा हो सकता है। या अगर हमारे पास पास डेटा है तो हम पास डेटा को यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है,
इस चैप्टर में हमें दोनों दिए जाएंगे। कई बार आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, कई बार प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आप समझ गए। पहले टोटल पॉसिबिलिटीज लिखनी है। जैसे एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 है, और जो इवेंट चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो हेड चाहिए तो हेड एक ही होता है, 1/2। अगर हम एक डाइस रोल करते हैं और हमें 6 चाहिए, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 6। और 6 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 6 वन ऑफ द 6 नंबर्स हैं, तो 1/6। 6 मिलेगा हमें डाइस रोल करके, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ठीक है। उसी तरह एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं। अगर हमने एक कार्ड निकाला तो किंग आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कितने किंग होते हैं कार्ड के पैक में, 4। तो 4 किंग होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगी, 1/13। इज इट राइट। 1,00,000 स्टूडेंट सी एग्जाम अपियर करते हैं, 20,000 पास होते हैं। तो व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, पासिंग प्रोबेबिलिटी। कल को आप अपियर करेंगे तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20%। इज इट राइट। 100 मशीन्स खरीदा था हमने पिछले साल, उसमें से 50 का एनपीवी पॉजिटिव है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मशीन जनरेट्स पॉजिटिव एनपीवी। 100 में से 50 मशीन ने पॉजिटिव एनपीवी जनरेट किया, इसका मतलब है देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन वुड जनरेट पॉजिटिव एनपीवी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालना है। टोटल लेना है डिनोमिनेटर में, और जिस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए वो कितनी बार हो सकता है वो देखना है आपको। अब है एक्सपेक्टेड वैल्यू। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज द एवरेज और मीन वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है एवरेज और मीन। मीन वर्ड सुना आपने, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड मतलब एवरेज। तो इस चैप्टर में हम ये वर्ड बहुत यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। फॉर्मूला एक आज आपकी बुक में लिख लो, एक और फॉर्मूला मिल गया जीवन में। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। पहले मैं नीचे आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि ये एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम क्यों होते हैं। चलो एक एग्जांपल लिखो, पेन पेंसिल उठाओ। आपका एग्जांपल कह रहा है कि कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एनपीवी वाले कॉलम में लिखो, 3,000, 6,000, 12,000, 15,000 लिखा। उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, प्रोबेबिलिटी लिखो 0.1, 0.4, 0.4, 0.1 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा वैल्यू है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई करना। 3,000 इंटू 0.1, 300। 6,000 इंटू 0.4, 2400। 12,000 इंटू 0.4, 4,800। देन 15,000 इंटू 0.1, 1,500। टोटल करना जरा, देखते हैं कितना सही टोटल कर पाते हो। 9,000, 9,000। ये 9,000 क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज क्यों होता है। सपोज
3000 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। सपोज हमने 10 मशीन परचेज की थी। कितनी? 10। मान लो हमने 10 मशीन परचेज की, उसमें से एक मशीन ने हमें 3000 रुपए एनपीवी जनरेट करके दिया। 4 मशीन ने 6000 रुपए एनपीवी जनरेट किया। एक मशीन ने 3000, 4 मशीन ने 6000, फिर और 4 मशीन ने 12000 रुपए एनपीवी जनरेट किया और एक मशीन ने 15000। तो टोटल 10 मशीन हो गई। ये उसका प्रोबेबिलिटी हो गया ना। एक मशीन डिवाइड बाय 10 करेंगे 0.10 आ जाएगा, 4 बाई 10 करेंगे 0.4, 4 बाई 10 0.4, 1 बाई 10 0.1। सपोज आप बचपन में मैथ सीख रहे थे, 10 मशीन में एक मशीन से 3000 रुपए मिला, 4 मशीन से 6000 मिला और 4 मशीन से 12,000 मिला और 1 मशीन से 15,000 मिला। तो टोटल आपको कितने रुपए मिले 10 मशीन से? ऐड करो और 10 से डिवाइड करना, क्योंकि हमारे पास 10 मशीन है। एक मशीन से 3000 कमाई हुई, 4 मशीन से 6000, 4 मशीन से 12000, एक मशीन से 15000। तो ये मेरी न्यूमरेटर में टोटल इनकम हो गई। डिवाइड बाय 10 करो, कितना आया? तो आपको जानकर अपार हर्ष होगा, खुशी होगी कि इस बार भी आंसर 9000 है। ये तो आपको पता है ना, ये एवरेज कैलकुलेशन हम बचपन में ऐसे करते थे। इसी चीज को हमने स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू नाम दे दिया। तो आप में से कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर जो 9000 है, ये एक एक्सपेक्टेड नंबर है। पिछले 10 मशीन के इतिहास को देखकर हमें क्या लगा कि एवरेज 9000 मिलता है एनपीवी। लेकिन क्या ये गारंटीड है कि जो मैं 11th मशीन परचेस करूंगा उसका एनपीवी 9000 होगा? नहीं, ये नंबर एक्सपेक्टेड है, मिलने की उम्मीद है, मिल सकता है, लेकिन गारंटीड मिलेगा ये जरूरी नहीं है। इज इट राइट? इसीलिए एक्सपेक्टेड कितना सुंदर शब्द दिया गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एवरेज। एवरेज इज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स एवरेज। एवरेज का फायदा क्या होता है? इससे डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। अगर दो एसेट है मेरे पास, दोनों एक जैसे एसेट है, दोनों का रिस्क भी एक जैसा है, एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू 9000 है और एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू 10,000 है, तो हम किसको परचेज करेंगे? जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होगी। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फायदा है कि अगर रिस्क बराबर हो तो हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे? जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है। वहां पर एक मेरी तरफ से नोट लिख लेना, इफ रिस्क इज सेम, if risk is same, if risk is same, select the option with higher expected value. If risk is same, select the option with higher expected value. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? बुक में आंसर लिखने के लिए भी जगह दी गई है, फॉर्मेट बना हुआ है। एक क्वेश्चन लिखना, लिखना मत, सुनना। पॉसिबल नेट कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी and their probabilities are given as below. Discount rate is 10% for both the project. Initial investment is rupees 10,000. Calculate the expected NPV for each project. Which project is preferable? तो इस प्रॉब्लम में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। डिस्काउंट रेट क्या है? 10% फॉर बोथ द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट ए को अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मुझे ये कैश फ्लोज मिलेंगे विद दिस प्रोबेबिलिटी। बी को स्टार्ट करता हूं तो ये कैश फ्लो मिलेंगे विद दिस प्रोबेबिलिटी। समझ में आया?
तो हमें क्या निकालना है, दोनों की एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। और फिर विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल। तो ये जो कैश फ्लो इतने सारे दिए गए हैं, इन सबको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे। ठीक है, एक बार एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। फिर उसमें से हम इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा एनपीवी। स्टेप समझ में आया? बोलो जी हाँ। अब नीचे आपकी बुक में लिखा हुआ है सॉल्यूशन 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। सॉल्व करना। प्रोजेक्ट ए, ऊपर देखो यहाँ प्रोजेक्ट ए है, ये भविष्य में 5 पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं। 8000 इंटू 0.10, हाँ जी 800, 10,000 इंटू 0.2 2000, 12,000 इंटू 0.4 4800, 14,000 इंटू 0.2 2800, 1600। इसका टोटल कर लो, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, इन सबको ऐड करो यहां से यहां तक, कितना आया। तो प्रोजेक्ट ए की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 12,000 है। अब इसी तरह बी को सॉल्व करते हैं। 4,000 इंटू 0.10 400, 3,000, 8,000, 1,800, 800। टोटल करना यहां से यहां तक का, ये हमारी कैश फ्लो है। अगर प्रोजेक्ट बी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अगले साल ये कैश फ्लो मिल सकता है। कितना आया? हाँ 16,000। 15 आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक से करो, 400 टाइप करो, प्लस 3,000 टाइप करो, प्लस 8,000 टाइप करो, प्लस 1,800 टाइप करो, एंड प्लस ये 8,000 होगा ना, ये लास्ट वाला। एट थाउजेंड होगा, तो ये कितना हुआ? एट थाउजेंड, 21,200। क्वेश्चन में देखो, ये 80,000 लिखा हुआ है या 8,000 लिखा हुआ है? हाँ 80,000 है, तो 80,000 का 10% 8,000 ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट ए। नीचे लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज इक्वल टू, ये हमारा कैश इनफ्लो है 12,000, लेकिन एक साल बाद मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड है ना, अभी के अभी थोड़ी मिलेगा। तो इसको हम डिस्काउंट करेंगे, डिवाइड बाय 1.10, ये हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, माइनस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 10,000, इन्वेस्टमेंट कितना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, तो 12,000 डिवाइड बाई 1.10 करो, 12,000 डिवाइड बाई 1.10 माइनस 10,000, 909 आया। ठीक है, अब लिखो 21,200 डिवाइड बाई 1.10, इसका भी इन्वेस्टमेंट 10,000 ही है, इसका भी इन्वेस्टमेंट 10,000 ही है, माइनस 10,000 करो, कितना आया 9273। आपका क्वेश्चन था विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल, तो नीचे एक नोट लिखो,
on the basis of expected NPV, on the basis of expected NPV, on the basis of expected NPV, project B is preferable. On the basis of expected NPV, project B is preferable because the expected NPV is higher. Because the expected NPV is higher. Because the expected NPV is higher. अब एक क्वेश्चन नंबर 2 पर आना। क्वेश्चन 2 1 की तरह ही है, लेकिन इस बार 3 साल का प्रॉब्लम है। इस बार 3 साल, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ईयर प्रॉब्लम। पिछले वाला था सिंगल ईयर प्रॉब्लम। ओके, तो हम पहले इंडिविजुअल ईयर की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे और फिर एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी फॉर द नेट कैश फ्लो फॉर 3 ईयर प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। ईयर 1 कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। उसके बाद कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यूजिंग 10% डिस्काउंट रेट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। तो 2 स्टेप लगेंगे। पहले स्टेप 1 में लिखो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ ईच ईयर। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ ईच ईयर। ये फॉर्मेट देखना, ईयर 1, 2, 3। ठीक है, और ये कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने लिख दिया आपके लिए। सिर्फ आपको इतनी मेहनत करनी है, मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना है। चलो ईयर 1 स्टार्ट करेंगे। 200, फिर 800, फिर 1800, फिर टोटल बताओ 6000। फिर ईयर 2 ट्राई करना बच्चों। ईयर 2, ईयर 2 ट्राई करो, बट मुझे सिर्फ टोटल बता दो। ईयर 2 का टोटल कितना आया? एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। पहला नंबर कितना है? 400, दूसरा 1200, तीसरा 2400, चौथा 800। अब जरा टोटल करके बताना ये कितना आ रहा है। हाँ जी बोलो जल्दी। 4800। तो पहले आप 4600 क्यों बोल रहे थे? क्या मजाक कर रहे हैं मुझसे? मैं ही मिला हूं? हाँ नेक्स्ट 600। 1600, 1200, 800। टोटल बताना। टोटल बताना कितना? 4000 कितना बोलो? 4200। बहुत ही अच्छे विचार। यह है ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की कैश फ्लो। तो क्या अब हम एनपीवी निकाल सकते हैं? बोलो ना हाँ। लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। पहले क्या करना था हमें? इंडिविजुअल ईयर की कैश फ्लो निकालना, तो हमने निकाल लिया। अब हमें एनपीवी निकालना है। तो सिंपल वाला फॉर्मेट जो हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं कैपिटल बजटिंग में, ईयर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। ईयर 1 का कैश फ्लो बताओ कितना था? ईयर 1 था 6000। ईयर 2 कितना था?
4,800, 4,200। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 0 तो 10,000 ही रहेगी। अब क्या करना कि 6,000 डिवाइड बाई 10%, 1 डिवाइड बाई 1.10 करो। 6,000 डिवाइड बाई 1.10 कितना आया? 5,455 कर देते हैं। हाँ, 4800 डिवाइड बाई 1.10 दो बार इक्वल टू प्रेस करो। कितना आया? 3967। फिर 4200 डिवाइड बाई 1.10 तीन बार इक्वल टू प्रेस करो। कितना आया? 3156। अब 3156 प्लस 3967 प्लस 5455 माइनस 10,000, तो एनपीवी कितना आया? 2578 हो गया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझा आपने? एक में सिर्फ 1 साल था और एक में 3 साल थे। तो 3 साल वाले प्रॉब्लम में पहले तीनों साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना है, उसके बाद फिर एनपीवी कैलकुलेट करना है। तो हमने अब तक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का फॉर्मूला सीख लिया। एनपीवी कैसे निकालना है अगर प्रोबेबिलिटी दी हो तो वो सीख लिया। अब आपके जीवन में एक और कॉन्सेप्ट का आगमन होगा जिसका नाम है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट का मतलब जुड़े हुए हैं। दो इवेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों इवेंट एक साथ होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। थोड़ा ऊपर से चला गया, उसके एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं हम। विराट कोहली विल विन वर्ल्ड कप, इसकी प्रोबेबिलिटी है सपोज 50%। ओके, विराट कोहली विल गेट भारत रत्न, विल गेट भारत रत्न, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। अलग अलग, ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। विराट कोहली वर्ल्ड कप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, ये एक अलग इवेंट है। विराट कोहली को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली विल विन वर्ल्ड कप एंड आ गया, मतलब ज्वाइंट हो गया दोनों, एंड विराट कोहली विल गेट भारत रत्न, यानी ये दोनों इवेंट होंगे, दोनों इवेंट होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 0.5 इंटू 0.5, 0.5 प्लस 0.5 मत करना। वर्ल्ड कप जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ आधा है, अगर आपने जोड़ दिया तो एक हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में कैपिटल बजटिंग में इसका क्या काम है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इन ईयर 1 सपोज दिया हुआ है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इन ईयर 2 सपोज दिया हुआ है 0.5, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो ऑफ 100 रुपीज, यहां पे लिखते हैं, और यहाँ पे 500 रुपीज लिखते हैं।
So what is the probability of getting 100 rupees in year 1 and rupees 500 in year 2? फर्स्ट ईयर में 100 मिलेगा और दूसरे साल 500 मिलेगा, ये इवेंट की क्या पॉसिबिलिटी है? तो यहां पर भी मेरा आंसर होगा कि दोनों इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, क्योंकि पहले साल 100 रुपये मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.5 है, और अगले साल 500 मिलेगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.5 है। दोनों इवेंट एक साथ होंगे, ये भी होगा एंड ये भी होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.25। ओके, तो दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी।